खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अवैध संबंध बनाने से इनकार करने पर विवाहिता को उतारा मौत के घाट। नौगावा थाना क्षेत्र की है घटना। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली सहित आम बजट में किए कई ऐलान। लोकसभा चुनाव की वजह से फिलहाल पेश हुआ अंतरिम बजट। पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर दोस्त से ऐंठे 2.25 लाख रुपए। फैमिली लाइन निवासी आरोपी के खिलाफ कोतवाली में हुई FIR। और जिला अस्पताल में कलेक्टर के पहुंच से ही व्यवस्थाएं हुई चाक चौबंद। तत्काल बिछी नई चादरें और हुई सफाई। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अवैध संबंध नहीं बनाने पर विवाहिता की हत्या कर खुदकुशी का रूप देने के लिए शव छत की गाटर से लटकाने का मामला सामने आया है। यह मामला नौगावा थाना क्षेत्र का है। विवाहिता के ससुर ने रात्रि करीब 9:30 बजे नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतका के ससुर ने बताया कि उनके गांव के ही सूबे सिंह ने उसकी पुत्रवधू के आपत्तिजनक फोटो ले लिए थे। तभी से वह उस पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। पुत्रवधू ने तंग आकर परिवार वालों को पूरी बात बताई तो आरोपी की समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आया। 30 जनवरी की रात पुत्रवधू अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। इसी दौरान सूबे सिंह अपने साथियों के साथ पुत्रवधू के कमरे में घुस गया और गलत हरकत करने का प्रयास किया। जब उसने मना किया तो आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर पुत्रवधू को मारकर छत की गाटर से लटका दिया। सुबह जब दूध देने वाला आया तो घटना का पता चला। इसके बाद शोर मचाने पर गांव के सभी लोग एकत्र हो गए। मृतका का पति जोधपुर के बालेसर में मार्बल का काम करता है। उसका विवाह 2015 में हुआ था और 3 छोटे बच्चे हैं। आरोपी ने कुछ दिन पहले मृतका के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी की थी। मैंने बच्ची की शादी रघुनाथगढ़ में की थी 2015 में। उसके 3 बच्चे हैं। मेरा दामाद है, जोधपुर मजदूरी करता है। तो गांव का कोई लड़का सूबे सिंह नाम का उसको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल किया। तो इन्होंने यहाँ से सूचना दी मेरे को कि भाई तुम्हारी लड़की गुजर गई है। मैं गांव से रघुनाथगढ़ पहुँचा, भाइयों को साथ में लेके। वहाँ बच्ची नीचे लेटी हुई थी। तो वहाँ डिसीजन गांव वालों ने निकाल के ये दिया है कि भाई तुम्हारी लड़की उसने मारी है, सूबे सिंह ने। गांव वालों के सामने उस लड़के ने ये स्वीकार किया है कि हाँ भाई मैंने मारी है, तुम्हारी उपाय हो जिसको कर लो। और इससे साहब सूबे सिंह ने अब ये मार के ने अब जान क्या क्या करा है क्या नहीं है साहब। रात को हम तो सो गए, हमने कोई पता नहीं है साहब। कल इसने फोटो भी करा है इसका, जो हमने तो जब पता लगा जब वो नेट पे फोटो लगाया है। छोरा ही घर पे भी नहीं है, वो जोधपुर से पड़े है। ये फोटो ऐसे आयो जब हमने कैसे पता लगा है, हमने कोई पता नहीं लगा। दूध या आयो दूध लेने को, उसने कहा है कि भाई एक छोरी हमारे भेड़ की भाई की, उस छोरी से कहिए छोरी यार गाय भी ना खोले दूध भी ना काटो, कहाँ है यार बुला के लाओ। तो ला दूध है, उसना खड़ी खड़ी लगे अभी। कहा दूध काट लियो हो। वन जार हेनु छोरी गई है। छोरी देख के नीनू के नहीं वापसी भग आई है। वन कही कि छोरी कैसे भग के आई है? अरे नु के देख हमें तो कहा हुए पड़ो। जब साहब वो दूध दिया ने वो किवाड़ के धक्को दियो, किवाड़ खुल्लो पड़ो। ये पता लगा साहब वो तो मार कूट के ने लटकाई पाई है। उसने जब 5 में पूछताछ करी है तो उसने हाँ भी कर दी। फोटो मैंने छोड़ा, माँ ने और गाली गुलेच दी। हाँ अगर मेरा छोरो मर जाएगा तुम्हारे सिर पड़ूंगी, और गांव का अंशु भी पंचंशु भी कहिए। लोकसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। गौरतलब है कि कुछ माह बाद ही लोकसभा चुनाव है और यह वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट है। हालांकि इसमें अधिक लोक लुभावन घोषणाएं नहीं दिखी।
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने से कार्मिक वर्ग को राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा जीएसटी सिस्टम के कारण बजट में चीजें भी सस्ती महंगी होने का सिलसिला कम हो गया है। हालांकि बजट में 1 करोड़ चयनित परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। वहीं 5 साल में 2 करोड़ घर बनाने का भी लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने का जिक्र भी किया। उन्होंने सरकार मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम लाने एवं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य का ऐलान किया। साथ ही रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं और नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। उधर भाजपा ने बजट को सराहा है। मैं कई बार कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो गारंटी है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को साथ लेकर के चलते हुए आज जो बजट लोकसभा में पेश हुआ है, यह बजट सभी वर्गों को समर्पित है और बजट संतुलित है, जन कल्याण का है। इस बजट में हमारी प्राथमिकता पहले 2 करोड़ महिलाओं को करोड़पति दीदी बनाने का था, लेकिन 1 करोड़ महिलाएं तो उसमें लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब उसका लक्ष्य को हमने 3 करोड़ कर दिया है। 2 करोड़ पीएम आवास की भी अब घोषणा की है। हम रोजी रोटी और मकान दे रहे हैं। और जो सर्वाधिक कैंसर हैं उसके लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए फ्री में वैक्सीन भी देंगे। हमारी सरकार ने तलाक को ख़त्म किया है। लोगों की आमदनी बढ़ी है और इनकम टैक्स में भी 7 लाख पर छूट दी है। तो हमारी सरकार जन कल्याणकारी, जन के जनहित में काम करने वाली सरकार है। जबकि कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया है। बहुत ही निराशाजनक बजट है और देश को बहुत उम्मीद थी। लास्ट बजट था इस सरकार का, लेकिन ना युवाओं को कुछ दिया, ना किसानों को दिया, ना बेरोजगारों को दिया, ना व्यापारी को दिया, ना कर्मचारी को दिया। इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाने की बात थी, वो नहीं बढ़ाई। हाँ, एक काम जरूर किया है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बिजली यहाँ फ्री करी राजस्थान में, तो माननीय मोदी जी के स्टेटमेंट थे कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब ये बीपीएल परिवार को 300 यूनिट बिजली की रेवड़ी इन्होंने जो बांटी है, ये रेवड़ी है कि रेवड़ी की पूरी थैली है? अगर बिजली की छूट ही करनी थी तो सारे हिंदुस्तान को करते 300 यूनिट। बीपीएल परिवार वालों को क्यों की? अब आप देख रहे हो अंतरिम बजट, आप देख लो मोदी जी की ये गारंटी इनमें से कौन सी पास हुई है? बात ही बात है। भावनाओं से खेलती है और बजट के बारे में ये हमेशा निराशावादी बजट देती है। युवाओं के लिए जब पहले कहा था इन्होंने कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, उसमें तो आज भी प्रधानमंत्री जी पिछड़े हुए उस पर नहीं बोलते हैं। केंद्र सरकार बीपीएल परिवारों को बिजली देने की बात कर रही है, ज़मीन पर इनका कोई भी ख्याल और ख्वाब उतरता नहीं है। सिर्फ ख्याली पुलाव और ख्वाबों में रखने वाली, युवाओं को भ्रमित करने वाली सरकार है। कभी भी बजट आम जनता के प्रति और युवाओं के प्रति भाजपा सरकार बजट लेके ही नहीं आती, सिर्फ बातें करती है, कोरा दिखावा करती है। पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर दोस्त से 2.25 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। इसके बाद से आरोपी घर से नदारद है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस जांच में लगी है। अलवर शहर के स्कीम 10 विवेक विहार निवासी हर्षित सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका दोस्त हैप्पी छापरवाल फैमिली लाइन का रहने वाला है। वह उसका क्लासमेट भी रहा था। दोस्त ने उससे एक मुकदमे में जमानत कराने के लिए 52,000 रुपए लिए और अगले ही दिन 11 जनवरी को 1 लाख रुपए वापस कर दिए। अधिक राशि डालने को लेकर उसने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह वापस ले लेगा। कुछ दिन बाद ही हैप्पी ने अपने पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर इलाज के नाम पर 2.25 लाख रुपए ले लिए। जब उससे रुपए वापस मांगे तो देने से मना कर दिया। इसके बाद हैप्पी के पिता को जानकारी दी गई, जिनसे पता लगा कि वह घर से भी फरार है। इसके अलावा उसके पिता भी बीमार नहीं हैं और केवल बहाना बनाकर हैप्पी ने दोस्त के साथ दगा कर दिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच में लगी है। मेरे एक दोस्त है हैप्पी छापरवाल नाम का, मेरे मतलब हमारे आसपास इलाके में रहते, स्कीम 3 में फैमिली लाइन में। तो वो मेरे साथ 8th क्लास तक पढ़ा था। उसके बाद
स्कूल से हट गया था, लेकिन हमारा वैसे आसपास था तो मिलना जुलना होता रहता था हमारा। तो अभी 10 जनवरी के टाइम पे उसका फ़ोन आया था मेरे पास रात के टाइम पे। तो उसने बोला था कि वो तो है ही 18 साल का, ये तो मुझे पता है, लेकिन उसने बोला था कि उसकी 3-4 साल बड़ी उसकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ उसने कोर्ट मैरिज कर रखी है। तो मतलब यहाँ तक तो उसका पूरा लीगल काम हुआ था, लेकिन उसने ये बोला था कि जो लड़की के घर वाले हैं उन्हें उनकी शादी का पता चल गया था और शादी से खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को प्रेशर में डाल के उससे झूठा केस करवाया था हैप्पी के नाम पे, ताकि उनको दोनों को डिवोर्स हो जाए। तो अब पुलिस उसके पीछे पड़ी थी क्योंकि उस पर झूठा केस लगा था। तो इस चक्कर में उसने पुलिस से जमानत के नाम पे उसने मुझसे पैसे लिए थे शुरू में 52,000 रुपये। तो मैंने उससे उसी टाइम बोल दिया था अभी तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन अगले दिन मुझे मेरे पैसे दे देना। फिर 11 तारीख को उसने मुझे मेरे पैसे दे भी दिए थे। 52,000 के बदले उसने मुझे 1 लाख रुपए नकद दिए थे, मेरे बैंक में करवाए थे उसने जमा, मेरी बड़ी बहन के नाम पे जो बैंक है उसमें। लेकिन मैंने उससे बोला था कि मुझे 52,000 दे दे, मेरे सारे पैसे उतने ही है। लेकिन उसने बोला कि जो 48,000 है तेरे बैंक में ही रख, और आगे मुझे काम पड़ेंगे तो मैं तुझसे यूपीआई मतलब ऑनलाइन में ही करवा लूंगा। तो ऐसे करते करते 3-4 दिन तक उसने मुझसे पैसे करवाए, और फिर उसके बाद जब उसके पैसे खत्म हो गए फिर उसने मुझसे और बोला कि यार मुझे मतलब वो लड़की को भगा के लेके गया था क्योंकि लड़की भी उससे प्यार करती थी और वो भी, तो दोनों शादी भी उनकी हुई पड़ी थी तो साथ में रहना चाहते थे। इस वजह से वो लड़की को भगा के गुरुग्राम लेके गया था, और वहाँ पे थोड़ा बहुत उसको जो फ्लैट में रहना था और ये सारे काम करने थे, तो उस चक्कर में उसने मुझसे और पैसे लिए और मुझे 2-3 दिन का नाम लेके बोला कि मैं तुझे 2-3 दिन बाद दे दूंगा, मेरी एक एफडी है उसकी 8-10 लाख की, बोला कि मैं एफडी अपनी हटवा के तुझे तेरे सारे पैसे दे दूंगा नगद। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद जब उसने और टाइम लगाया उसने, फिर कुछ दिन बाद वो बोलता है उसने अपने पापा की फोटो भेजी मुझे व्हाट्सएप पे और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके कि उसके पापा का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, हमारे 8-10 लाख घर वालों के लग गए, तो तू थोड़ी मदद कर दे। तो इस चक्कर में भी उसने मुझसे और पैसे लिए और मुझसे पुलिस की जमानत के नाम पे भी पैसे लेता रहा। तो ऐसे करते करते जब मेरे, और इस सब का मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मेरे घर वालों को पता चला और जब मैंने उसको बोला कि मुझे मेरे घर वालों को पता चल गया है, मुझे मेरे पैसे दे दे, तो वो टाइम पे उसने मुझसे बोला कि मेरे पास मतलब तुझे पैसे देने के लिए नहीं है, तो तू चाहे केस कराए तो करा दे। तो इस चक्कर में लास्ट में उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, और जब हम उसके घर पे गए तो उसके पिताजी को कुछ भी मतलब ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, उनको सिर्फ पीलिया था जो कि वो भी ठीक हो गया था। तो टोटल कितने पैसे गए आपके पास? उसने मुझसे टोटल 2 लाख, उसमें से 3,25,000 लिए थे, लेकिन 1 लाख नकद जमा कराने के बाद 2,25,000 रुपए उसके पास मेरे हैं। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता जब गुरुवार को अलवर के सामान्य चिकित्सालय में अचानक निरीक्षण करने को पहुंचे तो खलबली मच गई। तत्काल ही वार्डों में सफाई करवाई गई और बेडशीट बदलने के साथ ही मिनटों में टॉयलेट की भी सफाई हो गई। इस दौरान कलेक्टर ने 2 घंटे तक राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, महिला और शिशु चिकित्सालय का दौरा किया। जिला अस्पताल में कलेक्टर ने आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर चिकित्सा सुविधाओं के बारे में पूछा। इस दौरान महिला सर्जिकल वार्ड में एक पीड़िता ने जिला कलेक्टर के सामने बिलखते हुए कहा कि शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में उसके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की गई, जिसके चलते वह अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में जिला कलेक्टर ने संबंधित थानाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम नॉर्मली बाहर निकले, हमको पता नहीं था वो डंडे वंडे लेकर खड़े हुए। हमने गेट खोला, मेरे को खींच के बाहर निकाल रात को 10:30 पौने 11 बजे चौकी वाले को बुलवा रहे हैं। और गाड़ी की वजह से यूँ के तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी गेट के आगे 4 व्हीलर खड़ी नहीं होगी, यहाँ पे हम लगाते हैं उनके पास। हाँ, अभी 5 दिन पहले रेंट पे उनके पास में 2 4 व्हीलर है, तो मैं कहती हूँ हमारे आगे खड़ी है ना, इसकी से आगे आती है ना पीछे आती है, आपकी तो आप एक और कहीं पे इसको खड़ी करो। तो रात को अचानक दारू पी कर आए थे इनसे और गेट बजाया, नॉर्मली हम बाहर निकले तो हाथापाई। इसी दौरान एक पीड़ित पिता ने भी अपनी व्यथा कलेक्टर को बताई, जिनकी 2 दिन की नवजात ने जनाना अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस पिता ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। पेट नहीं करा, कुछ नहीं करा, कहने के बावजूद पूरी रात तड़पती रही, पूरा दिन तड़पते रही, जबकि स्ट्रोक होने के बाद गवर्नमेंट ने सारी सुविधा दे रखी है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेफ्ट साइड में पैर में टीका लगाया है, हाथ में नहीं लगाया। मैंने फिर ये भी ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने गवर्नमेंट का है, सारी चीज़ें हैं आपके पास, फिर क्यों नहीं लगा रहे हो? बोले आप कल लेके आना। एक लेडीज़ थी नर्स, लीड लगा रखी थी फ़ोन पे, पता नहीं किससे बात करी। मैंने कहा मैडम आप 2 मिनट के लिए इसको हटा दो, इससे आप बताओ
सर ये वैक्सीन वाली जो बात है, पिछली बार भी ये ब्लड चढ़वाने आए थे, BCG वाली जो चीज़ है सब वाइल में 10 की कैपेसिटी होती है, 10 उसमें डोज होते हैं। यदि ये केस के लिए सर वाइल नहीं दोबारा सर बच्ची को लेके अपनी बच्ची को लेके मैं डॉक्टर के पास गया, इधर गया उधर गया, हेल्प नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा सर। मैं अगर अब भी देखूँ मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई मतलब कोई लेडीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। बच्ची की डेथ हो गई, तो आप डेथ हो गई थी कल बच्ची, मुझे पता है, अब चिंता मत करो, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा मैं तो अपनी बच्ची को मैंने इतना भरोसा करा है, और आप देखो इतनी हालात कैसे हो रहे हैं। गवर्नमेंट सब चीज़ सारी सुविधा देते हुए लेडीज स्टाफ ऐसा गंदा है, बिल्कुल कोई कोऑपरेट इनको मैंने करा, इनको करा, साफ से करा, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे, कोई रिस्पांस नहीं। फिर जब सब कुछ कहता है चिड़िया चुप गई, खेत अब 45 की रात को फिर ये 12 बजे आए मेरे से मिलने के लिए। मैंने कहा आप मेरे से हमदर्दी दिखाता नहीं, क्या मतलब है, क्या साइंस है। मैंने तो अपने बच्चे गवाए ना, जिसका जाता है उसको दर्द होता है, उसको तकलीफ होती है। अब भी देखो मैं अपनी वाइफ के लिए टांगों में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। आज ही मैं ठीक है, जो हम कर सकते हैं अभी वही कर सकते हैं। वहीं महिला अस्पताल में हरियाणा और अन्य राज्यों की प्रसूताएं भी पहुंच रही हैं, लेकिन यहां स्टाफ और संसाधनों की कमी नजर आई। इसे लेकर भी कलेक्टर ने हिदायत दी। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के अभाव सहित कुछ ऐसी कमियां सामने आई हैं जिनको आसानी से दूर किया जा सकता है। तीनों हॉस्पिटल्स का मैंने जायजा लिया और कोशिश रही कि हर चीज़ देखी जाए, छोटी से छोटी चीज़। तो इससे करीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे से मैं यहाँ घूम रहा हूँ और नो डाउट देयर सर्टेन इश्यूज, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं, कुछ चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एंगल से होनी है लेकिन विभिन्न विभागों में जो है अटकी हुई हैं। ऑलरेडी हम रिव्यू कर रहे हैं और उस पर काफ़ी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बट पर्सनली मैंने साइट भी देखी उन चीज़ों की जो भी पेंडिंग है। दूसरा इशू जो है वो स्टाफ का एक निकल के आया बहुत बड़ा, कि जो स्टाफ मतलब हॉस्पिटल में आपको पता है कि हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं, भरतपुर से भी लोग आ रहे हैं, तो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बेड्स बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से स्टाफ की जो इन्होंने कभी को हाईलाइट किया उस पर भी हम कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। तीसरी चीज़ जो है साफ़ सफाई को लेकर मैंने डायरेक्शन दी है कि उसको जो है इम्प्रूव किया जाए, बेहतर किया जाए। वॉशरूम्स वगैरह भी हमने लेके चेक करें और उसमें भी मैंने डायरेक्शन पीएम साहब को दिए हैं। कुछ इंडिविजुअल इश्यूज आए डॉक्टर्स के या नर्सिंग स्टाफ के, वो भी मुझसे मिले, उस पर भी जो एज पर रूल होगा वो हम करेंगे। पहले विजिट के हिसाब से काफ़ी डिटेल्ड हो रही एक्सरसाइज, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं स्टाफ के, मेरी कोशिश रहेगी कि उसको इमीडिएटली जो है हम रिजॉल्व करें, ऐसा मेरा प्रयास है। और वहीं हाल ही जिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जयपुर से आए दल को अनेक कार्मिक नदारद मिले थे। इसे लेकर एडिशनल डायरेक्टर राम बाबू ने सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी दी थी। साथ ही संयुक्त निदेशक अजय चौधरी ने पीएमओ के समक्ष नाराजगी जाहिर की थी। गौरतलब है कि जायजा लेने के दौरान यहां व्हील चेयर तक नहीं मिली। उधर पीएमओ सुनील चौहान ने पिछले मंगलवार को हुए निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं उनका जवाब आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखो, जो टीम आई थी जयपुर से, उन्होंने देखा कि व्हीलचेयर नहीं है, व्हीलचेयर थी, लेकिन उस समय जो एक एक्सीडेंट की गाड़ी आई थी, आपको ध्यान हो तो उसमें पेशेंट को छोड़ने गई थी और उसके बावजूद भी एक व्हीलचेयर वहाँ पे प्रेजेंट थी, यदि आपने देखा है तो। और जो ट्रॉमा सेंटर में है 8 स्ट्रेचर है, पेशेंट ट्रॉली, तो 8 तो पर्याप्त होती है, कम नहीं है। और फिर भी आवश्यकता है तो हम और कर देंगे, हमने पहले भी कहा था, और हमारे पास है कि वहाँ का कर्मचारी इंडेंट ले सकता है और कर देगा। दूसरी बात है कर्मचारियों की देर से आने की, कि अनुपस्थित पाए गए, इतने कर्मचारी अनुपस्थित नहीं है, देर से आए थे ये कर्मचारी। और जो अनुपस्थित है वो तो जैसे किसी की इवनिंग ड्यूटी है या नाइट ड्यूटी है, तो वो कॉलम में भरा हुआ नहीं था, तो उसका एक कारण हो जाता है। बाकी जो लेट आए हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और पूरी तरीके से उनको नोटिस दिया है, एक मौका दिया गया है। अब उनका जो जवाब आएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। 33 कर्मचारियों को हमने, इसमें चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी और बाकी लोग जो है उनको हमने नोटिस किया है। इनका जवाब देखते हैं, जवाब जो आएगा उसमें संतुष्टिपूर्ण है या नहीं है या कोई खामी रही है, तो उसके हिसाब से उनको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली सफाई उन्होंने देखा है कि साफ सफाई ठीक थी, लेकिन मरम्मत की आवश्यकता है, भवन को मरम्मत की आवश्यकता है। और मरम्मत का जो ठेका है, जो पूरा का पूरा अस्पताल का जीर्णोद्धार करना है,
वो RSRDC के पास है। RSRDC का जो है वो टेंडर की प्रक्रिया में है, तो भी काम शुरू नहीं हो पाया है। जब काम शुरू होगा तो पूरे अस्पताल का जीर्णोद्धार हो जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि सामान्य चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के परिजन किस तरह ठहरने एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। हाँ, यदि वह जेब ढीली करने के लिए तैयार हैं, तो जिला अस्पताल के सामने चैरिटेबल ट्रस्ट की इमरती देवी धर्मशाला में होटलों जैसा महंगा किराया चुकाकर सुविधाएं उपलब्ध हैं। धर्मशाला में पिछले अरसे में हुए नवीनीकरण के बाद इसका स्वरूप व्यावसायिक हो गया है और अब यह स्थान रोगियों के परिजनों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को मिलने वाली निःशुल्क सुविधा के लिए अब उन्हें राशि चुकानी पड़ रही है। इमरती देवी कालूराम अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मशाला के नाम से एक अवैध होटल चल रहा है। धर्मशाला के नवीनीकरण और सुविधाओं में विस्तार से लगा कि अब मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को सुविधा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन परिजनों को रात्रि विश्राम के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सामान्य चिकित्सालय में अलवर सहित भरतपुर, दौसा, करौली सहित हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के मरीज भी आते हैं। ऐसे में धर्मशाला की सुविधाओं में इजाफा होने से लगा था कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले रोगियों के परिजनों को इसका लाभ मिल सकेगा, लेकिन इसके लिए अब उन्हें शुल्क देना पड़ रहा है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक के आंकड़ों को देखें तो सामान्य चिकित्सालय की OPD में 9,59,893 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। इनमें ऑर्थोपेडिक के 34,734, जनरल सर्जरी के 25,751, गायनी के 75,442, इमरजेंसी के 1,92,811 मरीज शामिल थे। साथ ही जनरल मेडिसिन के 3,70,450 मरीज सहित अन्य रोगों के भी बड़ी संख्या में पीड़ित पहुंचे। इनमें से बहुत से रोगी ऐसे भी थे जिनके परिजन यहां रात्रि को उनके साथ रुके, लेकिन जिला अस्पताल के सामने स्थित इमरती देवी धर्मशाला में शुल्क देने के बाद ही रुकने की सुविधा मिल पाई। यहां रुकने की दर भी किसी होटल की तरह है। सामान्य कमरे में ठहरने के लिए 2 लोगों का किराया 350 रुपए है। साथ ही अटैच लेट बाथरूम वाला कक्ष लेने पर यह किराया 750 रुपए हो जाता है। गौरतलब है कि मरीजों के परिजनों को ठहरने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 1981 में जिला अस्पताल के सामने धर्मशाला की स्थापना की गई थी। कोरोना काल में कोरोना टेस्टिंग लैब बनने से धर्मशाला में ठहरने की सुविधा बंद हो गई थी। हाल ही में ट्रस्ट की ओर से धर्मशाला में निर्माण कार्य कराया गया। इसके बाद अब धर्मशाला में कुल 22 कमरे और एक बड़ा हॉल सहित अन्य सुविधाएं हैं। इसमें 12 कमरों में AC और गीजर एवं 10 कमरों में कूलर की व्यवस्था है। इन सभी कमरों में डबल बेड लगाया गया है, लेकिन इनका किराया ज्यादा होने की वजह से धर्मशाला से परिजन किराए पर बिस्तर लेकर आते हैं और अस्पताल परिसर के अंदर ही रात गुजारते हैं। इस बारे में क्या कह रहे हैं PMO डॉक्टर सुनील चौहान, आइए सुनते हैं। इमरती देवी धर्मशाला सरकारी जमीन पर बना हुआ है, ये ठीक है, और इसको जो है सरकार ने ही इनको बनाने के लिए दिया था। तो उसमें जो अस्पताल के मरीजों के परिजन आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है और उनको कम रेट पर या नो प्रॉफिट लोन्स पर उनको कमरा दिया जाता है। उसमें जो दूसरे कमरे हैं जिसको डॉर्मेट्री और वैसे कमरे बताए जाते हैं सिंपल, तो वो तो बहुत सस्ते हैं शायद। और बाकी ये है कि हम इसको देखते हैं, संज्ञान में आता है, इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हाँ, कोई गरीब मरीज होता है तो उसके लिए हम फ्री की पर्ची बना के देते हैं और उसको फ्रीली रखा जाता है। फिर उसके पास BPL कार्ड भी होता है। दूसरे जो 2 रुपये किलो का राशन मिलता है, उस तरह का कार्ड होता है, तो उसके बिहाफ पे उसको मिल जाता है। देखिए, मरीज के परिजन कुछ अस्पताल के अंदर इसलिए सोते हैं कि कभी बुलाना पड़ गया, पेशेंट के अटेंडेंट को अस्पताल के कर्मचारी ने याद किया, बुलाया, तो वो पास में होता है तो आ सकता है, बात कर लेता है। और बाकी मरीज के पास ही रहते हैं ज़्यादातर, एक कर्मचारी, एक अटेंडेंट मरीज के पास ही रहता है, सभी को नहीं निकाला जाता है। ये मेरी जानकारी नहीं है, इसको हम दिखवा लेते हैं कि किराए पे बिस्तर मिलता है। बाकी पेशेंट्स को हम 2 कंबल देते हैं, उसको आवश्यकता होती है तो हम 2 से अधिक भी कंबल देते हैं। तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी हम दिखवा लेते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके नियम शर्तें क्या क्या है।
कुल मिलाकर जिला मुख्यालय के इस प्रमुख अस्पताल में भर्ती रोगियों के परिजन ठहरने एवं अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश गुरुवार को अलवर पहुंची। यहां सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान ममता भूपेश ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ली। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं लोकप्रिय और मेहनती व्यक्ति को ही कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव जो 2024 के आने वाले हैं, उनके संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रत्याशियों से विचार विमर्श करने, उनके बायोडेटा लेने, और हम लोग पूरी तरह से चुनावी मोड के अंदर यहाँ आए हैं। हमें उम्मीद है कि अलवर की जनता इस बार कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कोई भी, चाहे वो ब्लॉक का हो, पंचायत का हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे अखिल भारतीय स्तर का हो, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, अपना बायोडेटा दे सकता है। अभी हम आए हैं, अभी 4-5 लोगों ने हमें बायोडेटा दिए। अभी हम सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, और जो माहौल इस समय कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जो उत्सुकता दिखाई दे रही है, जो जोश नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं का, आप देखिएगा परिवर्तनशील रिजल्ट आपको लोकसभा चुनाव में मिलेगा। उधर भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम के नाम पर राजनीति कर रही है। बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर उनका कोई ध्यान नहीं है। मणिपुर में हिंसा होने के बावजूद भाजपा का कोई भी नेता वहां नहीं गया। ममता भूपेश ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन भाजपा केवल धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, जिसका जवाब उन्हें लोकसभा चुनाव में मिल जाएगा। सिर्फ आपको और हमको गुमराह करने के अलावा इनके पास में कोई इरादा नहीं था। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, हम मुस्तैदी से लड़ेंगे, और हमें विश्वास है कि 25 की 25 सीटों पे हम लोग बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, और परिणाम आपके सामने बहुत चमत्कार वाले होंगे। और ये दमनकारी नीति इस देश के अंदर चल रही है। कोई नेता बीजेपी के खिलाफ बोले तो उनके पास में ईडी भेज दो, उनको इनकम टैक्स से दबा दो। आज आप देखिए कि चंडीगढ़ के अंदर बहुमत नहीं था, फिर भी मेयर बना लिया जबरदस्ती, जबरन। आप सोचिए कि किस तरह की माहौल, आतंकी माहौल इस देश के अंदर इस समय बनाया हुआ है कि या तो आप हमारे बारे में बोलिए, अगर बीजेपी के साथ नहीं बोलेंगे तो आपके साथ में किसी भी प्रकार के हद तक जा सकती है। सारी संस्थाएं जो इस देश की अथॉरिटीज थी, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम चीजों को इन्होंने एक कठपुतली की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनके विरोध में आवाज उठाएंगे और आम आदमी को अपनी बात की स्वतंत्रता रखने का इस देश के अंदर अधिकार देंगे। अलवर में अंबेडकर सर्कल स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कांग्रेस का झंडा लगे होने को लेकर विरोध सामने आया है। वार्ड 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया के अनुसार कांग्रेस ने अपना झंडा बाबा साहब की मूर्ति के हाथ में लगा रखा है, लेकिन इस तरह की राजनीति कांग्रेस को शोभा नहीं देती। देखो, आज हम यहाँ निकल रहे थे यहाँ से, तो बाबा साहब की मूर्ति के पास हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरह से अपना झंडा लगा रखा था, किस तरह से बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया। तो ये अच्छी राजनीति नहीं है। हम चाहते तो उस झंडे को हटा सकते थे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का वो झंडा है, बाबा साहब का अपमान उन्होंने किया है, तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सह सम्मान कहीं पे भी सर्किल पे इस झंडे को लगा सकते थे, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को आपने इस तरह से अपना उत्तराधिकार जताते हुए उस झंडे को इस तरह से लगाया कि बाबा साहब को अपमानित किया गया है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस तरह का कार्य कांग्रेस को शोभा नहीं दे रहा। उधर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार भाजपा का काम सिर्फ विरोध करना ही रह गया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब संविधान के रचयिता हैं और सम्माननीय हैं। वहीं जब भी कांग्रेस या बीजेपी का कार्यक्रम होता है तो पार्टी के झंडे वहां लगाए जाते हैं। मिश्रा के अनुसार हवा से उड़कर पार्टी का ध्वज प्रतिमा पर आ गया था और पता लगते ही झंडे को हटा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथी तो विरोध करते हैं, उनका तो काम विरोध करना है। बाबा साहब की कोई भी वहाँ कार्यक्रम होता है तो बाबा साहब के चारों तरफ झंडे कांग्रेस वाले भी लगाते हैं, बीजेपी वाले भी लगाते हैं, कभी राष्ट्रीय ध्वज भी वहाँ लगाए जाते हैं। तो कांग्रेस का झंडा कोई वहाँ हमारे किसी कार्यकर्ता ने लगाया होगा और वो थोड़ा हवा से उससे बाबा साहब के चेहरे के सामने आ गया। तो जैसे हमें पता लगा, हमने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जेडी आर्यन जी को कह के और उस झंडे को वहाँ से हटवा दिया। भारतीय जनता पार्टी वालों को कांग्रेस का झंडा तो नजर आ गया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज जो गंदा हो रहा था वो नजर नहीं आया। जब मीडिया के साथियों ने उनसे कहा कि राष्ट्रीय ध्वज भी तो यहाँ है, तब जाके उनको उसकी ध्यान आई। तो विरोध तो कोई किसी का भी कर दे, आदमी को बड़ी मानसिकता रखनी चाहिए, स्वच्छ मानसिकता रखनी चाहिए।
जयपुर से अलवर आ रहे वन मंत्री संजय शर्मा को शहर में घुसते ही पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आई। इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर रुकवाकर जानकारी की तो चालक का कहना था कि वह इन पत्थरों को कटी घाटी में निर्माणाधीन पार्क से लाया है, साथ ही फॉरेस्ट ऑफिस में ले जा रहा है। वन विभाग के कुछ कार्मिक भी ट्रैक्टरों के साथ थे। इसके बाद मंत्री ने उन्हें फटकार लगाई और रवन्ना आदि आवश्यक कागजात के बारे में पूछा। इसके बाद ट्रैक्टर को जब्त करवाकर अरावली विहार थाने में ले जाया गया है। दिखा तेरा वो रवन्ने दिखा मुझे कहा तेरे कागज के सारे। शर्म आनी चाहिए तुमको यार। और अभियान के नाम तो पकड़ देगा, दूर के खा जाओ। देखिए, लगातार मेरे पास ये फीडबैक आ रहा था कि वन विभाग में जो काम होते हैं, जो ठेके पे दिए जाते हैं, उस ठेकेदार द्वारा उस वन क्षेत्र से ही मिट्टी उठाई जाती है, उस वन क्षेत्र से पत्थर लिया जाता है, बजरी लिया जाता है और उसका भुगतान, क्योंकि टेंडर छूट चुका होता है और भुगतान टेंडरों के नियम के तहत उसको होता है। और आज जब मैं जयपुर से अलवर आ रहा था, लगभग 3 ट्रैक्टर जगन्नाथ जी का मंदिर जो रूपबास स्थित है, जहाँ मेला बढ़ता है, बड़ी तेज गति से शहर की ओर आ रहे थे। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई और मैंने उस ट्रैक्टर को रोका। रोकने के बाद मैंने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोला साहब चौकी से वन विभाग के ऑफिस ले जा रहे हैं। तो मैंने ये पत्थर कहाँ से आए? तो बोले जी अवैध खनन का पत्थर है और उसको वन विभाग के लोगों ने पकड़ा और उसको हम छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने वन विभाग के अधिकारी कहा जो हमारे साथ चल रहे थे, आगे जाके देखा, खड़ी थी वन विभाग की गाड़ी, उसमें एक हमीर नाम का व्यक्ति आया जो वन विभाग का कर्मचारी हो सकता है, मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो उसने आके मुझको जब बताया कि मैंने पूछा ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले साहब चौकी से आ रहे हैं और हमारा वन विभाग का ऑफिस में काम चल रहा है, उसके निमित्त हम ये पत्थर ले जा रहे हैं। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि गांव का व्यक्ति जब अपनी झोपड़ी बनाने के लिए पत्थर लेके आता है तो आप उससे रवन्ना मांगते हो, उसके ऊपर पेनल्टी लगाते हो, उसके ट्रैक्टर को बंद करते हो। तो आज आप ये कह रहे हो कि ऑफिस में काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से कोई ठेकेदारी कर रहा होगा। तो वन विभाग उस ठेकेदार को कब से सुविधा उपलब्ध कराने लग गया। साथ ही साथ जब आप पत्थर लेके जा रहे हो और वन क्षेत्र का पत्थर जा रहा है तो उसका रवन्ना भी कटा होगा। गलत है, निश्चित रूप से ये गलत है। और मैंने तुरंत जो मेरे साथ एस्कॉर्ट चल रही थी उनको कहा कि मुझे कार्यक्रम में जाना था, मैंने कि ट्रैक्टर को लेकर आप अरावली विहार थाने में जाएं और मैंने एसएचओ साहब को कहा है इस मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे वन की मिट्टी, हमारे वन का पत्थर, हमारे वन की बजरी तो ठेकेदार काम में ले और उसका भुगतान उठाए, तो ये गलत। और आपने अभी बताया तो आप मुझे ऐसी जानकारी दीजिए, निश्चित रूप से उनकी भी जानकारी कराएंगे और आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए ताकीद किया जाएगा अधिकारियों को। और कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वन मंत्री संजय शर्मा ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत संचालित विशेष ट्रेन को गुरुवार को अलवर जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान संजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना संचालित कर रहा है। इसके तहत विशेष रेलगाड़ी को अलवर से रामेश्वरम वाया भरतपुर रवाना किया गया, जिसमें कुल 970 यात्री यात्रा करेंगे। इनमें से अलवर जिले के 350 और भरतपुर एवं धौलपुर के 620 तीर्थयात्री शामिल हैं। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की रवानगी के दौरान महापौर घनश्याम गुर्जर और कई भाजपा नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए 60 साल से अधिक की उम्र आवश्यक है। साथ ही अधिक बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ सहायक के रूप में 28 साल से ज्यादा आयु वाला एक परिजन साथ ले जा सकता है। इस ट्रेन का निशुल्क सफर करीब 6 से 8 दिन का होता है और भोजन आदि भी फ्री उपलब्ध करवाया जाता है। ई मित्र के जरिए आवेदन के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री क्या नाम है? मोदी को। मोदी को धन्यवाद देना चाहोगे आप? क्या क्या प्रोसेसर रहा इसमें जाने के लिए? अच्छा, पता है आपको इसमें क्या क्या सुविधा मिलेंगी? पता नहीं हमको। क्या कोई चार्ज लिया गया आपसे? कोई चार्ज नहीं लिया गया। तो किसको धन्यवाद दोगे आप? संजय शर्मा को। अच्छा, तो कितने दिन का लगभग ये आप घूम के आओगे, भ्रमण करके आओगे? 7 दिन। 7-8 दिन। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को, हमारे देवस्थान विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब को, जिन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए, और ये मेरे लिए विशेष रूप सौभाग्य की बात है कि आज पहली बार अलवर स्टेशन से
जो राज्य सरकार की योजना है विभिन्न धार्मिक स्थलों पे वरिष्ठ जनों को ले जाकर उन धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने में, उसके निमित्त आज जो ट्रेन रवाना हुई है और मुझे बताते हुए खुशी है लगभग 350 हमारे बुजुर्ग इस ट्रेन के माध्यम से आज धार्मिक स्थलों से रवाना हुए। इस नाते से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और देवस्थान विभाग के मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और मैं सौभाग्यशाली हमारे उन बुजुर्गों को मानता हूँ कि जिनकी इच्छा रहती है कि उम्र के पड़ाव पर आने के बाद वो धार्मिक स्थलों के दर्शन करें और राज्य सरकार की योजना के निमित्त उनको धार्मिक स्थलों का दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, वहीं मैं गौरवान्वित अपने आप को इस नाते से मानता हूं कि आज माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के बाद इतनी बड़ी संख्या में मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं आज खुद को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। खैरतल के 2 हमारे वरिष्ठ जन, उसके बाद दूसरे भी जो वरिष्ठ 2 पति पत्नी थे, बुजुर्ग थे, खैरतल से ही आए थे और उनका इस गाड़ी में नंबर नहीं आया। तो मैंने जो हमारे देवस्थान विभाग के अधिकारी उनसे बात करी तो उन्होंने कहा 10 तारीख को हम उसको 10 तारीख वाली ट्रेन में लेके जाएंगे। तो उन्होंने असमर्थता जाहिर करी कि खैरतल से हमारे पास साधन नहीं जाने का। तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि आप 8 तारीख को या 9 तारीख को मुझे फ़ोन कीजिए। मैंने अपना नंबर भी उनको दिया है, मैं अपनी गाड़ी से उनको जयपुर भेजूँगा। और ये भी ठीक है जो आपने बताया कि एक का रजिस्ट्रेशन हो पाया, तो आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई असुविधा हमारे वरिष्ठ जनों को नहीं हो और अच्छी से अच्छी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई। और अब आपको बताते हैं कि निर्यात बंद होने से फल सब्जियों के दामों पर क्या असर पड़ रहा है और किसान एवं विक्रेता किस तरह रोष जता रहे हैं। किसानों को फल सब्जियों के पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अलवर फल सब्जी मंडी यूनियन के संरक्षक अभय सैनी के अनुसार केंद्र सरकार की नीतियों के कारण फल सब्जियों का निर्यात बंद है, साथ ही इस पर टैक्स भी अधिक है। ऐसे में इनके दाम लगातार गिर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन MSP को लागू नहीं किया गया। सैनी के अनुसार सरकार ने एक तरफ तो किसान की उपज का निर्यात बंद कर रखा है, वहीं औद्योगिक उत्पादों को सब्सिडी दी जा रही है। निर्यात खुलना चाहिए, निर्यात की एक्साइज ड्यूटी कम होनी चाहिए। जब दूसरे क्षेत्रों में, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो या चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, जब सरकार उनको बढ़ावा देने के लिए विदेश नीतियों में परिवर्तन कर सकती है, तो आखिर किसान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। प्याज 5 रुपए से लेके 10 रुपए किलो बिक्री है, कोई पूछने वाला नहीं है। गाजर 3 रुपए से लेके 10 रुपए किलो बिक्री है, कोई पूछने वाला नहीं है। टमाटर हर भाव का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। किन्नू जिसकी पूरे संसार में मांग है, लेकिन एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। काश अगर वो भी खुल जाएगा तो किसानों का जीवन समृद्ध हो जाएगा, उसे ठीक पैसा मिल जाएगा और किसान का बेटा भी पढ़ लेगा, और अगर पढ़ लेगा तो उसके परिवार भी सुखी और समृद्धि से रह सकते हैं। लड़ते हैं MSP निर्धारित होनी चाहिए थी, रेट बढ़नी चाहिए थी, एक एक विषय पर चर्चा होनी चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए था, किसान यूनियन के लोगों से चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों की समस्याओं के समाधान पर बात होनी चाहिए और किसान समृद्ध कैसे इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार अंधी हुई पड़ी है, मदहोश है, घमंड है और उन्होंने किसी भी किसान यूनियन से, किसी भी संगठन से बात नहीं की। अगर इस तरह का किसी भी संगठन, चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी संगठन हो, अगर कोई MSP के ऊपर दोबारा संघर्ष करेगा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ सदैव उसके साथ खड़ा रहेगा। गरीब का जीवन स्तर के बारे में भी सोचो, देश की GDP के बारे में भी सोचो, किसान की फसल के भाव के बारे में भी सोचो, तब तो देश समृद्ध होगा। वहीं अनेक फल सब्जी विक्रेताओं ने भी इस पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि निर्यात पर रोक एवं उत्पादन अधिक होने के कारण काफी कम दरों पर फल सब्जियां बिक रही हैं। इससे किसानों और व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इसके चलते तुरंत प्रभाव से फल सब्जियों का निर्यात शुरू होना चाहिए। वहीं वर्तमान दौर में बारिश होने से किसानों को सरसों, चने और गेहूं की फसल खराब होने का डर सता रहा है। छोले बेच रहे जी 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो? हाँ जी। इतने सस्ते कैसे इस बार? सस्ते बाबू जी अब हो गए हैं, गाड़ी ले ली, ये फिर माल मंदा पीछे से माल मंदा है। आलू 40 की लड़ी बेच रहे हैं 8 रुपए किलो और प्याज बिक रहे हैं 16 से 17 रुपए किलो, 15 से 17 रुपए किलो। आलू और प्याज के भाव काफी कम है, क्या कारण है? ये सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सरकार की नीति सही नहीं है, जिससे कि निर्यात बंद हुआ पड़ा है, जिससे किसानों को माल का भाव पूरा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, यहाँ बाजार में दुकानदारी नहीं है, इसलिए मंदा भाव बिक रहा है माल में।
इससे व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है क्या? हाँ, व्यापारी को तो मोटा नुकसान है, किसान को तो है ही, साथ में व्यापारी को भी नुकसान चल रहा है। 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। और अमरूद? अमरूद 50 का 2 किलो। तो ये 20-25 रुपए किलो बिक रहे हैं, दोनों चीज़ क्या कारण है? ये कारण ही हल्का मंदा है बड़ा बिल्कुल। पपीता क्या भाव बेच रहे हो? 50 के 2 किलो। 25 रुपए किलो। तो भाव काफ़ी कम है, क्या कारण है? भाव काफ़ी कम है, क्या कारण है? भाव से भाई साहब ये ठंडे मौसम के कारण है कि सर्दी हो रही है, कल बारिश भी होगी इसलिए। कुल मिलाकर दाम कम होने से उपभोक्ता भले ही खुश हैं, लेकिन उपज पैदा करने वाले किसान एवं इन्हें बेचने वाले व्यापारी वर्ग में मायूसी बनी हुई है। पुष्पेंद्र बसेंद्र, ATL न्यूज, अलवर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी, A3 नई सब्जी मंडी, अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन, काशीराम के चौराहे के पास, अलवर। प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और वहीं अलवर मंडी में कारोबारी और पूर्व प्रधान अभय सैनी ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का स्वागत किया है, लेकिन मांग की है कि एसपी और राजस्थान में हुए MOU की कॉपी सार्वजनिक की जाए। इससे आम जनता को पता चल सकेगा कि इस समझौते में किस प्रकार की शर्तें रखी गई हैं। साथ ही राजस्थान को कितना पानी मिलेगा और अलवर सहित सभी जिलों के कितने जल स्रोतों को जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस योजना को पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। जो समझौता हुआ है उसकी कॉपी आम लोगों तक पता लगना चाहिए। संघर्ष क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, उस पर आम जन को जानकारी होनी चाहिए। हमें कितना पानी मिलेगा, कौन कौन से बांध जुड़ेंगे तो जल का क्या परसेंटेज स्तर होगा, किस जगह पानी दिया जाएगा, जहां पर पानी का लेवल क्या होगा। ऐसा प्रतीत होता है सरकार केवल इसे गुले गुलदस्ता बनाकर अपना आने वाला लोकसभा के चुनाव का लाभ लेना चाहती है। अगर सरकार ने इसके ऊपर सही फैसला नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर किसानों को समृद्ध नहीं करना चाहती, क्योंकि वहाँ पर बैठे वो लोग जो पूंजीपतियों के सारे पर कार्य करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भारत का किसान मजबूत हो, किसान का बेटा अपना जीवन जीने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता हो और अपनी हक की लड़ाई लड़ने को प्रयास करे। इसलिए ये परियोजना बहुत जल्दी अगर हो जाती तो किसानों को ज़्यादा लाभ मिले। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर बाइक चोरी पर अंकुश लगाने के लिए कार्यवाही जारी है। अरावली विहार, गोविंदगढ़, बगड़तिराया और कोतवाली थाना प्रभारियों सहित डीएसटी टीम ने 2 बाइक चोर पकड़े हैं। साथ ही उनके कब्जे से 1 दर्जन से अधिक बाइक बरामद की हैं। अरावली विहार एसएचओ पवन चौबे ने बताया कि आरोपी अमरीक सिंह और बूटा सिंह घरों, दुकानों और मैरिज होम के बाहर खड़ी बाइक को मौका पाकर पार कर देते थे। इसके लिए वे मास्टर की का इस्तेमाल करते थे। ये शातिर चुराई गई बाइक की नंबर प्लेट और चेचिस नंबर बदलकर आगे बेच देते थे। इनके विरुद्ध पूर्व में भी वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की लगातार जो घटना रही थी, उन पर अंकुश के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें एसएचओ कोतवाली, एसएचओ बगड़तिराया, एसएचओ गोविंदगढ़ और डीएसटी टीम गठित करके और 2 लोगों को दस्तयाब किया गया है, जिनसे पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी 27 की तलाशें लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। क्या नाम है सर दोनों आरोपियों की? एक अमित सिंह है और एक बूटा सिंह है। एक कोटापुरी का जानपुर का रहने वाला है, एक नौगांव। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को मासिक रोडवेज पास में मूल किराए में 90% की छूट दी जा रही है। वहीं इसके लिए स्मार्ट कार्ड बनवाना जरूरी है। अलवर आगार के स्मार्ट कार्ड शाखा प्रभारी मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि महिलाओं को पूर्व में मासिक पास में 50% छूट ही मिलती थी, अब 90% की रियायत दी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि रजिस्ट्रेशन करने के 10 दिन बाद स्मार्ट कार्ड बनकर आता है। इसके लिए आधार कार्ड और एक फोटो की आवश्यकता होती है। राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को छूट का प्रावधान किया गया है, जिसमें करीब 90% छूट का प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत महिलाओं के द्वारा कार्ड बनवाया जा रहा है, जिससे कि गंतव्य स्थान पर सस्ती और सुलभ यात्रा आसानी हो सके। और इसके अंतर्गत जो है लगातार कार्ड बन रहे हैं पिछले कुछ माह से। 90% छूट प्रावधान है। पहले जो कॉमन कार्ड बनता था उसमें 45% के आसपास छूट थी, लेकिन महिलाओं के कैटेगरी के लिए अलग से ये प्रावधान किया गया। पिछले 2-3 माह से ये शुरू हुआ है। इसके लिए स्मार्ट कार्ड भी बनवाना होता है। स्मार्ट कार्ड बनवाना होता है, उसके लिए आधार कार्ड की छाया प्रति और स्वयं को फोटो खिंचवाना पड़ता है। दूसरा, उसमें 10 दिन बाद कार्ड आता है, उसमें पैसे डलते हैं गंतव्य स्थान के लिए। अच्छा, स्मार्ट कार्ड की फीस कितनी है? 40 रुपये कार्ड फीस है। कार्ड फीस के देने के बाद 10 दिन बाद कार्ड आता है जयपुर से। 90% छूट दी। 90% फीमेल एमएसटी के नाम से ये कार्ड बनते हैं। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बालक बालिकाओं के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप लग रहा है। यह शिविर नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड कार्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। कैंप में गुरुवार को दूसरे दिन अनेक ब्लॉक के दिव्यांग बालक बालिकाओं के प्रमाण पत्र बनाए गए। विशेष शिक्षा के जिला समन्वयक नीरज यादव ने बताया कि कक्षा 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल प्रमाण पत्र जांच के बाद दिए जा रहे हैं। साथ ही इनके निःशुल्क रोडवेज एवं रेलवे पास भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा कानपुर से आई एल्मिनो टीम द्वारा आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए। सर, समावेशी शिक्षा अंतर्गत सत्र 2023-24 में मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन समग्र शिक्षा अलवर द्वारा नगर बगीची घोड़ाफेर सर्किल पे किया जा रहा है। इसमें 2 दिवस तक आयोजित होने वाले इस कैंप में प्रथम दिवस 8 ब्लॉक थे और आज भी द्वितीय दिवस भी 8 ब्लॉक है।
तो इन बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है पीएमओ द्वारा। वो चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाएंगे दिव्यांग बच्चों के। और एलिम को टीम जो मोहाली चन्ना लोन से आई हुई है, कानपुर से आई हुई है, उसके द्वारा जिन बच्चों को उपकरण की आवश्यकता है, अंग उपकरण की, जैसे व्हील चेयर, कैलिपर्स, वो वितरित किए जाएंगे। बच्चों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। आज अंतिम दिवस 1/2/2024 को मालाखेड़ा, गोविंदगढ़, नीमराना, रामगढ़, राजगढ़, किशनगढ़ वास, रैनी बानसूर ब्लॉक के बच्चे आ रहे हैं। इनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बनेगा, प्लस में इनको एलिम को द्वारा अंग उपकरण दिए जाएंगे और रोडवेज बस पास एवं रेलवे बस पास बनाए जाएंगे। शहर में मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में आयोजित 100वें गुरुमुख सम्मेलन के तहत गुरु माता महेंद्र कौर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया। सेवादार जगदीश मदान ने बताया कि गुरुवार सुबह गुरुद्वारे में अखंड पाठ का भोग पड़ा। इसके बाद सुखमणी साहिब के पाठ किए गए। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि गुरुमुख सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम 15 से 17 फरवरी तक होंगे। आज माता अमृत कौर जी की इस पुण्य स्मृति में सुखमणी साहब का पाठ सुबह हुआ है और अब भंडारा चल रहा है। शहर के वार्ड 63 में पुलिया निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप सामने आए हैं। पार्षद दारा सिंह ने बताया कि 1 साल पहले इस वार्ड में 5 पुलियाओं का निर्माण किया गया था, लेकिन घटिया सामग्री लगाने के कारण गत रात्रि पुलिया पर बजरी का ट्रैक्टर फंस गया। पार्षद ने इसकी जल्द मरम्मत की मांग उठाई है, जिससे हादसों को रोका जा सके। 1 साल पहले 5 पुलियों का निर्माण कराया गया, क्रॉसिंग पुलियों का, जिनमें एक पुलियों का अखबार में काफ़ी दिन तक विवाद चलता रहा, जो 3 बार में टूटकर 3 बार में बनाई गई थी। उन्हीं पुलियों में से आज कल रात को एक पुलिया फिर टूट गई, बजरी के ट्रैक्टर बैठ गया उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ठेकेदारों ने उसमें घटिया सामग्री का निर्माण किया गया है और उसमें सरिये भी नहीं डाले गए, मात्र 4-5 सरिये डालकर उसे बना दिया गया। तो भारी साधन आते हैं। मेन रोड बहता हुआ रोड है, वार्ड नंबर 63 में धाकड़ फैशन के बगल में। मैंने रात को ही फ़ोटो और मैसेज आयुक्त महोदय को व्हाट्सएप कर दिया था, कॉल भी किया, लेकिन किसी कारण वो नहीं उठा पाए होंगे। तो मैंने उनको भी मैसेज कर दिया और एक्शन साहब को भी मैंने फ़ोटो और व्हाट्सएप दोनों मैसेज कर दिए। मैं आयुक्त महोदय से निवेदन करता हूं कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाए, उस ठेकेदार की पेनल्टी काटी जाए, जो भी किया जाए करके इस रास्ते को तुरंत सही करवाया जाए, क्योंकि ये बेहतर रास्ता है। आज कल रात में भी कोई भी घटना हो सकती है, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है बीच रोड पे और बीच में से पुलिया बैठी है, किसी को दिखता नहीं है, दूर से साधन आने वाले को एकदम उसमें घुसता है। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने नागपुर में आयोजित 3 दिवसीय निरंकारी संत समागम के समापन सत्र को संबोधित किया। इस आयोजन में अलवर से अनेक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रीत, नम्रता और मिठास जैसे दिव्य गुणों को अपनाकर मन, वचन, कर्म से हम सच्चे इंसान बने। साथ ही उन्होंने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पित भाव से परमात्मा से जुड़ने का संदेश दिया। समागम के तीसरे दिन बहुभाषा कवि दरबार भी आयोजित हुआ, जिसमें 22 कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। उधर संत निरंकारी मंडल के मेंबर इंचार्ज मोहन छाबड़ा ने संत समागम की सौगात प्रदान करने के लिए सतगुरु का आभार प्रकट किया। सरिस्का स्थित प्रसिद्ध पांडुपोल मंदिर में अलवर के साथ ही भिवाड़ी आरटीओ नंबर की गाड़ियों को भी फ्री किए जाने पर विप्र फाउंडेशन ने आभार जताया है। जिलाध्यक्ष भूदेव शर्मा एवं संगठन महामंत्री संजय कौशिक ने वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा का आभार व्यक्त किया। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष भूदेव शर्मा के अनुसार इसकी मांग उनके द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। साथ ही इससे भिवाड़ी से जाने वाले सभी दर्शनार्थियों को सुविधा रहेगी। माननीय संजय जी शर्मा ने जो अभी भिवाड़ी क्षेत्र के हमारे जो गाड़ी धारक हैं, आरटीओ क्षेत्र में जो गाड़ियों के नंबर आते हैं, उनको सरिस्का पांडुपोल में जो फ्री किया है ना, उससे हम वाकई सभी लोग बड़े अभिभूत हैं। विप्र फाउंडेशन ने आभार व्यक्त किया है माननीय मंत्री महोदय का, और हमारी लंबे समय से मांग थी, क्योंकि पुराना जिला होने की वजह से हमारी बहुत सारी गाड़ियों के नंबर भिवाड़ी आरटीओ से ही हैं, और वो गाड़ियाँ यहाँ अलवर में भी काम आती हैं, इसलिए हमारी लंबे समय से मांग थी। और इस प्रकार से ये राहत देकर माननीय मंत्री महोदय ने बहुत ही एक लंबे क्षेत्र को राहत प्रदान की है। हम निश्चित रूप से आभारी हैं।
अलवर शहर के मोतीनगर में बिजली के नीचे लटकते तार खतरे की वजह बने हुए हैं। स्थानीय निवासी रामानंद यादव के अनुसार कई बार विद्युत निगम को शिकायत के बावजूद नतीजा नहीं निकला। कई बार तो यहां से गुजरते वाहन एवं स्कूल बस इन तारों से छू जाते हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मोतीनगर सरकारी ITI के पीछे कि ये तार बिजली विभाग को हमने बार बार सूचना करी, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये तार जो भी छोटी मोटी गाड़ियां जाती हैं, कोई पिकअप बस वगैरह तो आ ही नहीं सकती, वैसे इतने नीचे हो रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसकी जवाबदार कौन होगा, ये हमने बार बार लिखित में तो नहीं दी, लेकिन वैसे हमने मौखिक तौर से बात करी है। उन्हें लिखित मांगते हैं लेकिन वो हमको रिसीव नहीं देते हैं। तो ये मोतीनगर में सरकारी ITI के पीछे से लेकर के और ये आगे रामा आश्रम तक लाइन जा रही है, रामा आश्रम तक लाइन जा रही है, लेकिन कोई भी इस बात का ध्यान नहीं दे रहा। कम से कम 1.5 साल से लगातार शिकायतें जा रही है मोहल्ले की, लेकिन बिजली वाले कोई नहीं मान रहे। इस वक्त आप देख रहे हो कि बिजली के तार कितने ढीले हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है। कई बार इनको हमारे गुरुजी ने वो भी किया है, पर वो विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। राजस्थान थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव पद पर अलवर जिले के ग्राम खरसन की निवासी जुबेर खान को नियुक्त किया गया है। वे थाई बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। भारतीय महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सुमनाक्षर ने बताया कि बॉक्सर जुबेर खान ने अनेक इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। साथ ही खेल एवं युवा मामलों में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन और ईरान आदि में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजस्थान थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन का सचिव नियुक्त किया गया है। मैं जल्द ही राजस्थान थाई बॉक्सिंग एसोसिएशन की कार्यकारिणी का विस्तार करूंगा और थाई बॉक्सिंग भारतीय महासंघ द्वारा मुझे राजस्थान का सचिव बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। और अब राजस्थान के अंदर मेरे द्वारा जो स्टूडेंट तैयार करे गए थे, जैसे नेशनल लेवल पर दीपक गामोट वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में हारे थे, विश्व स्तर पर रजत पदक विजेता रहे गुलजार मोहम्मद, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं। उन सभी को एकत्रित कर के गेम में आगे बढ़ावा मिलेगा। थाई बॉक्सिंग आने वाले समय में बहुत उच्च स्तर पर खिलाड़ियों को लाएगा। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा द्वारा वन मंत्री संजय शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरुषार्थी समाज ने भाजपा का हमेशा साथ दिया है। इसके अलावा उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी ऐसी ही उम्मीद जताई। साथ ही कहा कि समाज के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ना तो अपने सरपंच विधायक पद को हावी होने दूंगा और ना ही इस मंत्री पद को हावी होने दूंगा। ये विश्वास आपको देता हूं। अभियान करने बहुत नाम की पैसा में बहुत सारी बातें की। पैसा में जब पार्टी का जिलाध्यक्ष था 2008 से लेकर 2014 तक, तो मुझे सौभाग्य मिला और ये कोई पुरुषार्थी समाज को की परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। अलवर शहर विधानसभा जिले की बात नहीं कर रहा हूं, अलवर शहर हो, जिला हो, राजस्थान हो, पूरे भारतवर्ष में चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका परिषद के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, तो जो लोकसभा का चुनाव हो, यदि कोई समाज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हाथ रख के उसकी पीठ पे खड़ा हुआ आशीर्वाद देने के लिए, वो हमारा अपना पुरुषार्थी समाज है। और आज से लेकर 14 तक जब मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था, इस जिले का नेतृत्व कर रहा था संगठन के नाते, उस वक्त 2 नगर परिषद के चुनाव हुए। सिरसा स्थित पद्मावती धाम में दीप सागर महाराज के देवलोक गमन पर अलवर में विनयांजलि सभा आयोजित हुई। यहां अंबेडकर नगर स्थित श्री चंद्रप्रभु विकलांग कल्याण समिति संबल भवन में गुरुवार को इसका आयोजन हुआ। महामंत्री नरेंद्र जैन ने बताया कि 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया गया। साथ ही उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं एडवोकेट खिल्लीमल जैन ने दीप सागर महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला। सभा में समिति अध्यक्ष अशोक अगोनिस, पूर्व अध्यक्ष हरीश कालरा सहित सीताराम शर्मा, जितेंद्र जैन और डॉक्टर नारायण बिहारी शर्मा आदि मौजूद रहे।
खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बेटियों का महत्व भी अब समाज में कम नहीं रहा। इसी कड़ी में अजबपुरा सरपंच प्रियंका नरूका की शादी से पहले उनके पिता भंवर सिंह नरूका ने बेटी की बिंदौरी घोड़ी पर बैठाकर निकाली। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इस मौके पर अन्य लोगों ने भी उत्साह बढ़ाया। इस दौरान नीलम कंवर, बेबी कंवर, किरण कंवर, तहसीलदार वीपी सिंह नरूका, आदित्य प्रताप सिंह, अर्चना नरूका, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, बीडीओ रामकिशन, विनीत चौधरी और राजेश जाट आदि मौजूद रहे। मौसम में बदलाव के बाद अलवर ग्रामीण क्षेत्र में ओले गिरे हैं। बुधवार रात करीब 9 बजे मोहब्बतपुर गांव में करीब 10 मिनट तक ओले गिरे। गांव के निवासी जगदीश प्रसाद चौधरी और एडवोकेट फूल सिंह ने बताया कि बेर के आकार के ओले गिरने से गेहूं, चने और सरसों की फसल में नुकसान हुआ है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। बुधवार की रात को शाम को मोहब्बतपुर गाँव में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से किसान भाई हैं जो सब चिंतित हैं, क्योंकि जैसे कि गेहूं की, सरसों की, चने की, जौ की जो ये फसल है इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। और बारिश, सारी रात बारिश हुई है टपक टपक के, और हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित में है और इनको कुछ
जो मुआवजा है, जिसको मुआवजे बोलते हैं, वो अगर मिल जाए तो किसानों को कुछ राहत मिल जाए। उधर अकबरपुर क्षेत्र के किसान विक्रम पटेल का कहना है कि देर रात तक बरसात हुई थी और गुरुवार सुबह भी यह सिलसिला जारी रहा। ऐसे में सरसों की फसल में नुकसान हो सकता है। साथ ही काश्तकार चिंतित बने हुए हैं। हमारे यहाँ जो गेहूं की फसल है इसके लिए तो सही है, जैसे गेहूं जौ है इसके लिए, और जो हमारे यहाँ पर है सिरसों, इसको थोड़ा नुकसान है। और मावट से हमारी जो पीछे की फसल थी गेहूं की, ये प्याजन के कारण तो इसमें बहुत फ़ायदा हो गया और सर्दी भी बढ़ गई दोबारा। तो अभी भी बादल छाए हुए हैं? अभी बादल छाए हुए हैं, बस यही चाहते हैं भगवान से अरदास करते हैं बारिश तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ओला का आखिरी नहीं पटके। मालाखेड़ा के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महीने के प्रथम गुरुवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। वहीं मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से ग्राम पंचायत बीजवाड़ नरूका पर सीधा संपर्क भी किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी देवी सिंह सहित सभी विभागों में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान ट्यूबवेल के बिजली के बिल जमा करने, रास्ते पर अतिक्रमण हटवाने आदि समस्याएं सामने आई। इनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई में सरपंच हेमलता बैरवा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के साथ ही मुख्य सचिव ने गुरुवार को पंचायत स्तर जन सुनवाई में सीधा संवाद किया, जहां बीजवाड़ नरूका में उपखंड स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां पर रास्ते से अतिक्रमण हटाकर विकास कार्य कराने तथा जल जीवन मिशन योजना के तहत लगे हुए ट्यूबवेल के बिजली के बिल जमा कराने पर प्रमुख रूप से समस्या सामने आई, जहां उपखंड अधिकारी ने सभी समस्याओं को सूचीबद्ध कर हल करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। नटनी का बारा रूपारेल नदी में गुरुवार को सफाई कर श्रमदान किया गया। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए संदेश भी दिया, जिससे यह नदी साफ सुथरी बनी रहे। अलवर जयपुर हाईवे पर स्थित पर्यटक स्थल नटनी का बारा में सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी बहती है। यहाँ काफी समय से गंदगी का आलम बना हुआ था। एटीएल पर भी इसे लेकर खबर प्रसारित की गई थी। पिछले अरसे में यहाँ मछलियों के मरने की बात भी सामने आई थी। अब तंवर फाउंडेशन और विद्यार्थियों सहित नटनी का बारा चौकी पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने सफाई करने का अभियान चलाया है। इसके तहत जलकुंभी को भी हटाया गया और लगभग हमारे पास जैसा हमने टारगेट लिया था 100 से 150 लोगों का, वो लगभग उतने लोग हो चुके हैं। अभी हमने एक पार्ट पूरा क्लियर कर दिया है। हम दो जो पार्ट है उनमें अलग टीम बांट के जा रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि आज हम इसको पूरी तरीके से साफ़ कर दें और साथ के साथ जितनी भी जलकुंभी है उनको भी पूरी तरीके से यहाँ से हटा दी जाए। और इस पूरे के पूरे कार्य में हमारे साथ अलवर से भी काफ़ी लोग आए हैं, अलवर शहर से बाहर से भी लोग आए हैं, यहाँ के जो आसपास के जो ग्रामवासी हैं वो भी हैं और स्कूल के बच्चे भी कुछ उन्होंने हमारे साथ दिया है। सो ये सारे के सारे मिलकर जो है आज इसको पूरी तरीके से साफ़ करने में जुटे हुए हैं। तो देखिए बेसिकली जो संकल्प लिया था वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए। तो सुबह भी जब हमने स्टार्ट किया तब बारिश आ रही थी, उसके बाद बारिश रुक चुकी है तो और लोगों की भीड़ जो है तादाद वो बढ़ती गई। सो अब देखने लायक एक नज़ारा है कि लगभग नदी साफ़ होती जा रही है। पीछे देख रहे हैं अलवर नटनी के बारे के अंदर जो नदी है उसको साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पे फिश है ना मर चुकी थी, पानी गंदा हो चुका था। इसकी वजह से मैं खुद बाहर से हूँ, लेकिन ये अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। लोगों से रिक्वेस्ट भी की आप खुद यहाँ पे आए, लेकिन कुछ आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सफाई अभियान चल रहा है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये अलवर के लिए सबसे प्रमुख जगह है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट को बढ़ावा मिलता है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं, यहाँ पे अच्छे टर्टल भी थे, उनको देखने के अगर पानी साफ रहेगा तो दिखेंगे, नहीं तो कहाँ से दिखेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है आप यहाँ पे आए, साफ सफाई का ध्यान रखें। जितने लोग अभी कर रहे हैं निरंतर इसको सफाई अभियान को जारी रखें, हो सके जितना करें, थोड़ा सा टाइम इसके लिए जरूर निकालें। अलवर की गंगा नाम से ये जानी जाती है बहुत। यहाँ हमने देखा नदी का हाल बेहाल हो रखा है। क्यों? हम लोगों के ही कारण बस, क्योंकि कुछ लोग आते हैं सामग्री का सामान लेके और चुंगा लेके वो ऐसे ही डाल जाते हैं और पन्नियाँ वगैरह सारा ऐसे ही डाल जाते हैं। तो कृपया आज हमने इसकी सफाई अभियान रखा है, तो वो चल रहा है, देख सकते हो आप। और कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ चले गए हैं वापस। कृपया चुंगा डाले जो कोई चुंगा और वो सामग्री डाले पूजा की, वो कृपया अलग डाले। देखा जाए तो रूपारेल नदी को अलवर की गंगा कहा जाता है। यहाँ निरंतर पानी बहता है। ऐसे में लगातार स्वच्छता बनाए रखने से पर्यटकों का भी आकर्षण बढ़ेगा। नटनी का बारा रूपारेल नदी की अगर आज हम बात करें तो काफी समय से यहाँ पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा था, क्योंकि कई बार यहाँ पर मछलियों की मरने की भी घटना यहाँ देखी गई थी। तो ऐसे में जो यहाँ स्थानीय लोग हैं और तंवर फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनके द्वारा आज यहाँ साफ सफाई की जाती है। क्योंकि हम बता दें तो ये अलवर की एक
जो रूपरेल नदी है वो गंगा, अलवर की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पवित्र कार्य है वो यहाँ करते हैं, और जो भी जैसे विसर्जन हुआ या कोई अपनी पूजा की सामग्री है वो यहाँ आकर विसर्जन करते हैं। तो यहाँ जो जलकुंभी है, विशेष तौर पर यहाँ जलकुंभी यहाँ छाई हुई थी पूरी रूपरेल नदी के अंदर। और पहले भी जो संजय शर्मा जो विधायक थे, उन्होंने भी यहाँ आगे साफ सफाई करवाई गई थी, क्योंकि जो रूपरेल नदी है 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक तो जयसमंद बांध की तरफ जाती है, तो दूसरी हम बता दें भरतपुर की ओर जाती है। लेकिन आज जो यहाँ पर तंवर फाउंडेशन द्वारा जो सदस्य है और भी जो आसपास क्षेत्रीय होटल है उनके लोग हैं, यहाँ साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि जो नदी में नाव चलाकर भी साफ सफाई की जाती है, क्योंकि इसको साफ सुथरा रखना और वातावरण जो है, क्योंकि यहाँ वन्य जीव भी पानी पीने आते हैं, सरिस्का क्षेत्र से ये रूपरेल नदी निकल कर आती है। तो हम दिखाएं तो यहाँ इधर तरफ भी दिखाएं तो जो यहाँ के काम करने वाले हैं पूरी जो, क्योंकि सर्दी के चलते भी यहाँ मेहनत करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि एक तो सर्दी का आलम है और रात्रि को बरसात हुई थी और सुबह भी बरसात हुई थी, तो उसके बाद भी यहाँ जो तंवर फाउंडेशन के सदस्य है और स्थानीय लोग हैं वो यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं, और यहाँ जो जलकुंभी है उनको निकालने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ हम बताएं जी सर, क्या नाम है सर आपका? जी, आपके मन में कैसा सोच आई कि इसको साफ सफाई की जाए? क्योंकि यहाँ मछलियाँ मर रही थी कोई किसी ने गंदगी से, तो सब मिल करके ये योगदान लिया कि सफाई करने का अभियान शुरू किया है। अच्छा, हम बता दें तो जलकुंभी बहुत याद में थी, क्योंकि काफी मात्रा में जलकुंभी होने की वजह से पानी में भी जो पानी का अवरोध था वो उसमें रुकावट हो रही थी। तो आज पूरी तरह साफ सफाई की जा रही है, और यहाँ पूरी तरह जो स्थानीय लोग हैं और तंवर फाउंडेशन के जो भी सदस्य है वो साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं, और उत्साह पूर्वक, यानी कि सर्दी के चलते भी इनमें खासा जोश है, उत्साह है, और इनमें अंदर की लगन है, मन की लगन है कि इसको साफ सफाई करना जरूरी है। और इन्होंने ग्रामीणों से भी या आसपास क्षेत्रवासियों से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर गंदगी न डाले, पॉलीथीन न डाले, अगर चुग्गा भी डाले तो साइड में डाले। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ ATL न्यूज अलवर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अकबरपुर सेवा सहकारी समिति कार्यालय में बरसात का पानी भर जाने से कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ी। यह भवन नीचा होने के कारण बरसात में अक्सर पानी भर जाता है। इसके चलते कार्मिक पानी को बाहर निकालने में जुटे रहे। यहाँ मौजूद रमेश पटेल ने बताया कि बारिश के दिनों में सहकारी समिति के परिसर में यह समस्या खड़ी हो जाती है। बरसात आने से समिति गोदाम के जो कार्यालय का है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। जो आस पड़ोस की जो नालियों का जो पानी आता है जैसे ऑफिस कार्यालय में घुस जाता है, जिससे बरसात के दिनों में बहुत भारी अव्यवस्था रहती है। अब बरसात के सर्दी के दिनों में बरसात होने से पानी भरने से अब कार्यालय में बैठना बड़ा दुभर हो जाता है, और आमजन जो कार्य के लिए आते हैं उनको बड़ी भारी परेशानी होती है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ANM और आशा सहयोगिनी घर घर जाकर कार्ड बनाने में जुटी हुई हैं। इस कार्ड के जरिए बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च मिलता है। वहीं एक आशा सहयोगिनी का कहना है कि कुछ ही लोग इस योजना से जुड़ने में शेष रहे हैं। ये हमारे CSC अकबरपुर अस्पताल से जितेंद्र डॉक्टर के थ्रू से ही हमें ये काम सौंपा गया है कि EKYC के कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये लिस्ट के अनुसार जिनका नाम आ रहा है उनके अनुसार से ही हम EKYC के कार्ड बना रहे हैं, और ये हम घर घर जाके बनवा रहे हैं, और ये जन आधार के थ्रू से ही बन रहे हैं। और आधार कार्ड की तरह ये एक तरह से सबों का आधार कार्ड की तरह एक एक कार्ड जैसे बनता है अलग अलग, इसी तरह से इनका कार्ड बन रहा है। राजपुर बड़ा गांव के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सरपंच अंजना शर्मा के मुख्य आतिथ्य में इस दौरान पुरस्कार वितरण भी हुआ। प्रधानाध्यापिका सपना शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना की और अनेक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता PEO प्यारेलाल जाटव ने की। खैरतल नगर परिषद सभापति हरीश रोगा एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने सफाई को लेकर अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली, साथ ही कई वार्डों में जाकर साफ सफाई को लेकर निर्देश दिए। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल और कनिष्ठ अभियंता मोतीलाल वर्मा भी मौजूद रहे। सभापति ने 40 फुट चौराहे पर लाइट लगाने की हिदायत भी दी है। तिजारा कस्बे के चंद्रलोक सिटी के प्रांगण में विधायक बाबा बालकनाथ ने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान लोगों ने बढ़ती हुई चोरी की वारदातों एवं बिजली पानी आदि समस्याओं से अवगत कराया। वहीं बाबा बालकनाथ ने कहा कि कार्मिकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उधर जन सुनवाई के दौरान प्रधान जयप्रकाश यादव, उपखंड अधिकारी अनूप सिंह, जलदाय सहायक अभियंता भानु यादव, SHO कमलेश मीणा और हरदयाल यादव और अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी आदि मौजूद रहे।
भिवाड़ी के मनशा चौक के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई। इसके चलते कार और दुकान दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। मंगलवार देर रात यह हादसा सामने आया है। दुर्घटना के बाद कार में सवार लोग वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर दुकानदार मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। उधर भिवाड़ी मोड़ चौकी पुलिस ने मौके का जायजा लिया। गाड़ी के नंबरों के आधार पर इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। कोटकासिम तहसील के ग्राम गंगापुर स्थित सरकारी विद्यालय में बच्चों को स्टेशनरी सामग्री प्रदान की गई। आचार्य विजय सेवक के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज सेवी अरविंद सूठवाल ने विचार रखे। साथ ही लक्ष्मीचंद, हंसराज, हरफुल सिंह, लालाराम, सुबे सिंह, नरपाल प्रजापत और रामावतार प्रजापत आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी की शेखपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में फरार 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसएचओ हरदयाल सिंह ने बताया कि सलारपुर मेव निवासी बदमाश कुलविंदर सिंह को पकड़ा गया है। उसकी तलाशी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना पर कुलविंदर को पंजाब के ग्राम तलवंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। आज कुलविंदर सिंह, जिस पर 5,000 रुपए की इनाम घोषित थी, जो काफी दिनों से फरार था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब से। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अवैध संबंध बनाने से इनकार करने पर विवाहिता को उतारा मौत के घाट। नौगावा थाना क्षेत्र की है घटना। 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली सहित आम बजट में किए कई ऐलान। लोकसभा चुनाव की वजह से फिलहाल पेश हुआ अंतरिम बजट। पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर दोस्त से ऐंठे 2.25 लाख रुपए। फैमिली लैंड निवासी आरोपी के खिलाफ कोतवाली में हुई एफआईआर। और जिला अस्पताल में कलेक्टर के पहुंच से ही व्यवस्थाएं हुई चाक चौबंद। तत्काल बिछी नई चादरें और हुई सफाई। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।